हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 118 में। आज के सेशन में हम मैकेनिकल वेव्स के रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस और स्टैंडिंग वेव्स के फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। साथ ही गिटार स्ट्रिंग्स और एयर कॉलम्स में स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करके हम म्यूजिकल साउंड को कंपोज करना भी सीखेंगे। दिस साउंड्स एक्साइटिंग, है ना? तो फिर चलिए शुरू करने से पहले एक बार ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। आपको ध्यान हो, एपिसोड 54 में हमने साउंड वेव्स के बेसिक्स, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड के बारे में जाना था। वी ऑल्सो लर्न साउंड वेव एक प्रकार के लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होते हैं और जो वेव्स स्ट्रिंग्स में जनरेट होते हैं उन्हें ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। नाउ अगर किसी प्रोपागेटिंग वेव के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो आप रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना को नोटिस करने वाले हो, क्योंकि दीज वेव्स आर एसेंशियली डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस्ड इन इलास्टिक मीडियम्स। एक बार फिर सुनो, वेव मतलब डिस्टर्बेंस, इसे याद रखना। अब अगर आप वेव के इस रिफ्लेक्शन फिनोमेना को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो उसके लिए एक खाली कमरे में जाकर आप जोर से आवाज लगा के देख लीजिए। आप पाओगे इमीडिएटली आपको इको सुनाई देने लगता है। एंड यू नो, दिस इको इज ओरिजिनली आपके द्वारा प्रोड्यूस किया गया साउंड वेव ओनली, जो कमरे की दीवारों से रिफ्लेक्ट होकर आप ही के पास वापस आ रही है। इस प्रकार जब एक ट्रैवलिंग वेव या वेव पल्स किसी रिजिड बाउंड्री से जा टकराती है तो रिफ्लेक्टेड वेव के फेज में 180 डिग्री का चेंज हो जाता है। और बिल्कुल इसका उल्टा, जब कोई ट्रैवलिंग वेव किसी ओपन फ्री टू मूव वाले बाउंड्री से जा टकराती है तो रिफ्लेक्टेड वेव के फेज और एम्पलीट्यूड दोनों में कोई भी चेंज नहीं होता। इसे समझने के लिए आप एक रस्सी को एक छोर से बांधकर दूसरे छोर से उसे अप एंड डाउन मूव करके देख सकते हो। आपको पूरी कहानी का सार मिल जाएगा। नाउ अगर इस तरह के दो कोहेरेंट वेव्स मतलब सेम फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स आपस में आकर मिल जाएं तो क्या होगा? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको पता है, दो वेव्स के मीटिंग पॉइंट पर रिजल्टेंट वेव के बिहेवियर को समझने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अनुसार जब दो वेव पल्स किसी एक पॉइंट पर आकर ओवरलैप करते हैं तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन दोनों वेव्स के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। आसान भाषा में, जब 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड वाले दो कोहेरेंट वेव्स सेम फेज में चलते हुए आकर मिलते हैं तो उनके रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड 10 + 10 = 20 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और अगर इन वेव पल्सेस के बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो गया तो उनके रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड 10 - 10 = 0 सेंटीमीटर हो जाएगा। इट्स दैट इजी। आगे अगर आप इन वेव्स के इंटरफेरेंस फिनोमेना को और भी ज्यादा जनरलाइज करना चाहो तो इन वेव्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए डिस्टरबेंस के रिजल्टेंट को मैथमेटिकली इस इक्वेशन की मदद से एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट, आप दोनों साइड से फिक्स्ड एंड से बंधी हुई एक रस्सी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आप देखोगे इस रस्सी में जनरेट किया गया वेव पल्स एक साइड से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर फिर से दूसरे साइड से जाकर टकरा जाती है और ऐसा तब तक चलते रहता है जब तक उस रस्सी में एक स्टेडी वेव पैटर्न डेवलप नहीं हो जाता। एंड यू नो, इसी वेव पैटर्न को स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव कहा जाता है, क्योंकि ना तो वो लेफ्ट में आगे बढ़ सकती हैं और ना ही राइट में। द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज
इन स्टैंडिंग वेव्स के हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। जैसे कुछ पॉइंट का एम्पलीट्यूड 0 होगा तो कुछ पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। एंड वो पॉइंट्स जहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 होती है उन्हें नोड कहते हैं, और बिल्कुल इसका उल्टा वो पॉइंट्स जहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होती है उन्हें एंटी नोड कहा जाता है। यू नीड टू रिमेंबर दिस। आपको पता है इन स्टैंडिंग वेव्स की सबसे खास बात यह है, ये वाइब्रेटिंग सिस्टम्स हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव्स की तरह किसी आर्बिट्ररी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट नहीं कर सकते। मतलब इन स्टैंडिंग वेव्स का ऑसिलेशन डेफिनेट टाइप का ही हो सकता है, जिन्हें आप नेचुरल फ्रीक्वेंसीज या नॉर्मल मोड्स की मदद से कैरेक्टराइज कर सकते हो। जैसे दोनों ओर से बंधे एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के केस में आपको सबसे एलिमेंट्री शेप ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई देगा। इसे फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार सेकंड, थर्ड और फोर्थ हार्मोनिक के केस में आपको इस तरह के शेप बनते हुए दिखाई देंगे। और जब बात हो साउंड वेव्स वाले स्टैंडिंग वेव्स की, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एयर कॉलम्स देयर कैन बी 2 पॉसिबल सिनेरियोस। नंबर 1, ऐसे ऑर्गन पाइप्स जो एक साइड से क्लोज्ड और दूसरे साइड से ओपन होते हैं। इन ऑर्गन पाइप्स में साउंड वेव का फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड आपको ऐसा कुछ शेप बनाता हुआ दिखाई देगा। सब्सिक्वेंटली तीसरे और पांचवें हार्मोनिक के केस में यू वुड सी अ शेप लाइक दीज। देन नंबर 2, अगर साउंड वेव को किसी ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर स्टडी किया जाए तो आप देखोगे इस ओपन ऑर्गन पाइप के दोनों साइड में एंटी नोड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इस वाले केस में डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी के सभी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होते हैं। अभी तक हमने म्यूजिक साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जिस थ्योरेटिकल फाउंडेशन की जरूरत थी उसे समझ लिया है। आगे चलिए इसे अप्लाई करके देखते हैं। जैसे ही आप गिटार स्ट्रिंग्स को उनके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो, उनमें स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और अगर आप हाई पिच वाला साउंड प्रोड्यूस करना चाहो तो आपको हायर हार्मोनिक्स वाले स्टैंडिंग वेव्स को भी प्रोड्यूस करना होगा। मतलब गिटार स्ट्रिंग्स में इस तरह के बहुत सारे लूप्स का फॉर्मेशन होना चाहिए सो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन भी हायर साइड पर हो। वैसे अगर देखा जाए तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के कारण कोई खास साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, वो तो इस अकोस्टिक गिटार के हॉलो बॉडी का टैलेंट है जो स्ट्रिंग से वाइब्रेशंस रिसीव करने के बाद एक रेजोनेटिंग चैम्बर के जैसा काम करने लगता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसे आप ऐसे समझिए, गिटार के वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें इवेंचुअली हम लिसनर्स म्यूजिकल नोट के फॉर्म में परसीव करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? और फाइनली स्ट्रिंग्स के लेंथ और टेंशन को कंट्रोल करके गिटारिस्ट वाइड रेंज के पिच और टोन को प्रोड्यूस कर पाते हैं। दैट वे द म्यूजिक इज बीइंग कंपोज्ड फॉर सेंचुरीज। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आने वाले सेशन में हम साउंड के बीट फ्रीक्वेंसी और डॉपलर इफेक्ट के बारे में जानेंगे। कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।